चलो एक क्वेश्चन लिखो। टू सैटेलाइट्स लिखो, टू सैटेलाइट्स moves around earth, two satellites moves around earth in circular orbits, two satellites moves around earth in circular orbit, orbital radius of one satellite, orbital radius of one satellite is 7,000 kilometer, is 7,000 kilometer, while other radius is 70 kilometer less, while other radius is 70 kilometer less. Find the time interval. Find the time interval that separates the periodic approaches of the satellite. Find the time interval that separates the periodic approaches of the satellites. चलो देखो इधर, यहाँ से ये हमने देख लिया कि जो टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर क्यूब के। अब एक बात देखो, ये मान लिया हमने अर्थ है, इसका मास हमने ले लिया कैपिटल एम के बराबर, और इसके आसपास दो सैटेलाइट जो है एक ही प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं। एक सैटेलाइट का जो रेडियस है वो दे रखा है किसके बराबर, r इक्वल्स टू किसके बराबर, 7,000 किलोमीटर। इसको r1 ले लेते हैं, और r1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7,000 किलोमीटर, यही दिया हुआ है ना। और इसकी जो रेडियस है वो इससे 70 किलोमीटर कम है, यानी ये ले लेते हैं कि डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 70 किलोमीटर के बराबर। हमें ये फाइंड करना है कि दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सैटेलाइट है जिसका रेडियस, ये मान लिया हमने यहाँ पे फर्स्ट सैटेलाइट, और ये है दूसरा सैटेलाइट। तो यहाँ से अगर देखिए तो टी स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके, आर क्यूब। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी हम ये क्या लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू कितना, आर क्यूब, ठीक है। जो दूसरा सैटेलाइट है ये T1 इक्वल्स टू लिख लिया हमने कि T1 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, आर क्यूब के बराबर। और जो T2 स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, तो K इंटू R2 क्यूब के बराबर, ठीक है। दोनों के बीच का टाइम अगर डिफरेंस निकालना है तो T1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यानी T1 माइनस T2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो T1 माइनस T2 जो होगा वो K इंटू किसके बराबर, R1 की पावर 3/2 माइनस किसके बराबर, R2 की पावर किसके 3/2 के बराबर, यही आएगा। के डैश ले लेते हैं, उसमें तो कोई भी कांस्टेंट है। अब एक बात देखो, यहाँ से R2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं R1 माइनस किसके, डेल्टा आर के, जो कि R2 की वैल्यू होगी जो इनके बीच का डिफरेंस है, R1 माइनस किसके, डेल्टा आर के। तो यहाँ से अगर देखिए तो के डैश इंटू किसके बराबर, तो R1 क्यूब अगर यहाँ से देखे R1 की पावर 3/2 माइनस ये आएगा किसके बराबर, तो R1 माइनस डेल्टा आर टू दी पावर किसका 3/2, यही आ रहा होगा। यहाँ से अगर हम R1 कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं कि के डैश इंटू R1 की पावर 3/2 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो R1 की पावर 3/2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस ऑफ किसके, डेल्टा आर अपॉन कितना
R1 और टू दी पावर किस क्या आएगा 3/2 के बराबर। यहाँ से डेल्टा R बाई जो R1 होगा क्या वो काफी स्मॉल होगा? यहाँ से अगर देखें तो डेल्टा R बाई जो R1 होगा वो क्या होगा वेरी वेरी लेस देन किस से 1 से। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो बताया था मैंने वो किसके बराबर 1 प्लस nx के बराबर। 1 प्लस nx के बराबर तो 1 माइनस डेल्टा r बाई r1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर तो k डैश इंटू ये कितना हो जाएगा r1 टू द पावर 3/2 भी पूरा कॉमन ले लेते हैं। r1 की पावर 3/2 अगर पूरा ही कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 माइनस किसके बराबर यहां से ये किसके बराबर आएगा 1 माइनस कितना 3/2 डेल्टा r अपॉन कितना r1। और यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा तो k डैश इंटू r1 टू द पावर किसके 3/2 इंटू किसके बराबर 3/2 इंटू कितना आएगा तो डेल्टा r अपॉन कितना आएगा r1। तो फाइनली जो t1 माइनस t2 आएगा यानी डेल्टा t इक्वल्स टू किसके बराबर तो k डैश और इंटू ये -1 होगा r1 जा करके तो ये किसके बराबर आएगा तो r1 की पावर 1/2 इंटू कितना 3/2 और इंटू किसके बराबर डेल्टा r के बराबर। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आएगा। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो मोशन ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मोशन ऑफ सैटेलाइट। चलो अब यहां से देखते हैं एक बार देखो जी ये हमने देख लिया था कि जब भी अगर पार्टिकल का जो पाथ होगा ये अगर हम लोग अर्थ के अराउंड अगर देख रहे हैं अर्थ के अराउंड अगर हम लोग देखें तो किसी भी सैटेलाइट का जो मोशन होगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी हमने कितनी दी है। जब v इक्वल्स टू किसके बराबर था स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर के v की वैल्यू किसके बराबर तो स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू कैपिटल m बाई आर के बराबर होता था। तो उस केस में पाथ कैसा होता था सर्कुलर। उस केस में हमने देखा था कि जब भी अगर मान लो पार्टिकल को अगर ऊपर ले जाकर के अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमने दी है वो v इक्वल्स टू किसके बराबर है v नॉट के बराबर। तो उस केस में जो पार्टिकल का जो पाथ होता था वो होता था किसके बराबर सर्कुलर पाथ होता था। इस केस में अगर देखेंगे तो जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इधर की तरफ लग रहा होगा वो क्या इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा। सर्कुलर पाथ में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बैलेंस कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमने वेलोसिटी केस फर्स्ट अगर देखते हैं कि जैसे ही अगर वेलोसिटी जो दिया वो अगर v इक्वल्स टू वी नॉट है तो पाथ कैसा होगा सर्कुलर। और इस केस में अगर हम लोग देखें ये पाथ कैसा होगा सर्कुलर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है जो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर या m v स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोग अगर v जो दिए वो अगर ग्रेटर देन किससे दे दिया हमने v नॉट से। अगर v ग्रेटर देन v नॉट है तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो सेम रहेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। अगर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग जो वेलोसिटी दे रहे हैं अगर v ग्रेटर देन v नॉट दे दे तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा सेम। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या बढ़ जाएगी। तो उस केस में वो सर्कुलर पाथ वो फॉलो नहीं करेगा। उस केस में जो पाथ फॉलो होगा वो एलिप्टिकल पाथ होता है। उस केस में जो पाथ फॉलो होगा वो कौन सा होगा एलिप्टिकल। ये इस तरीके का पाथ फॉलो होगा एलिप्स वाला पाथ फॉलो करेगा। अगर कौन सा हो जाए कि v ग्रेटर देन किससे हो जाए v ग्रेटर देन किससे v नॉट से। अब यहां से जो होगा इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि एफ जी जो होगा वो लेस देन किससे
सेंट्रीफ्यूगल से, और पाथ जो होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल। यही अगर देखें कि मान लेते हैं कि जैसे चूंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल है तो ये अगर ग्रेटर हो गया तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, और बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उस केस में जो पाथ जो फॉलो होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हमें नहीं देखना, ठीक है। वो हमें बस ये चीज पता होना चाहिए कि v अगर ग्रेटर देन किससे है, v नॉट से, तो पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। अगर सेकंड केस, थर्ड केस अगर देखे कि v जो हो जाए वो क्या हो जाए, लेस देन किससे, v नॉट से, तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस केस में भी जो पाथ जो फॉलो होता है सैटेलाइट के द्वारा, वो जो सैटेलाइट के द्वारा जो पाथ फॉलो होगा वो भी एलिप्स होगा, लेकिन इनर एलिप्स फॉलो होगा। इनर एलिप्स का मतलब क्या हो गया कि इस केस में जो सर्कुलर ऑर्बिट से छोटा वाला जो एलिप्स बनेगा वो फॉलो करेगा जो सैटेलाइट होगा। ये अगर देखे तो जब अगर v ग्रेटर देन v नॉट है तो उस केस में आउटर एलिप्स फॉलो कर रहा है, यानी जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उससे बाहर से एलिप्स क्रॉस करेगा। लेकिन अगर वही अगर कम हो जाए तो उस केस में जो एलिप्स जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सर्कल से भी छोटा होगा, ठीक है। और अगर मान लो अगर उससे भी छोटा कर दिया हमने, कि अगर मान लो वेलोसिटी उससे भी कम कर दी, तो उस केस में जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल ही होता है, लेकिन ये अर्थ पे जा करके क्या करेगा, ये जो पार्ट होगा ये अर्थ से जा करके इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अर्थ से जा करके इंटरसेक्ट करेगा। यानी जैसे ही अगर आप v इससे भी इस वाली वेलोसिटी से अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो क्या होगा कि किसी अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये हो गई चार केस कि जैसे ही अगर मान लो हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज करें या वेलोसिटी डिक्रीज करें, उस केस में किस तरह का पाथ होगा। तो लिख लो यहाँ पे, पैराबोलिक आएगा, अभी रुक जाओ भाई, बुकलेट तुम लोगों को नहीं मिली है, मिल गई है ना। चलो यहाँ पे लिख लो, इफ tangential velocity of if tangential velocity of satellite if tangential velocity of satellite is greater than orbital velocity is greater than orbital velocity, then centrifugal force will be greater than gravitational force. Centrifugal force will be greater than, sorry, centrifugal force will be greater than gravitational force, and the path of the satellite will be outer ellipse, will be outer ellipse. Next point लिखो, if tangential velocity is less than if tangential velocity is less than orbital velocity, if tangential velocity is less than orbital velocity, then gravitational force will dominate, then gravitational force will dominate, then path of the satellite will be, then path of the satellite will be inner ellipse. और एक और पॉइंट लिख लो, if the velocity is if the velocity is such that if velocity is such that the ellipse intersect with such that ellipse intersect with earth, ellipse intersect with earth,
then particle will fall on या particle will strike on the earth surface, then particle will strike on earth surface. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, motion of a satellite on elliptical path, motion of a satellite on elliptical path. चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि अर्थ के अराउंड जो है वो अगर सैटेलाइट अगर जो है वो एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, या कोई अगर दूसरा प्लेनेट जो है वो अगर सन के अराउंड भी अगर एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस केस में इसका मोशन अगर देखें तो कौन कौन सा इक्वेशन अगर देखेंगे वो हमें देखना है। ये हमने मान लिया एलिप्स है, ये एलिप्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, प्लेनेट है, और इसके आसपास जो प्लेनेट है वो किसी या सैटेलाइट जो है वो एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये अगर मान लिया हमने कैपिटल एम ले लिया और इसका मास किसके बराबर, स्मॉल एम के बराबर, किसी भी टाइम टी पे अगर इसके बीच का डिस्टेंस आर है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, केवल और केवल कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यही फोर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। और ये जो फोर्स होगा वो हमेशा किससे पास हो रहा होगा, जो भी प्लेनेट या जो भी अगर स्टार के अराउंड अगर एक दूसरा प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उससे उसके सेंटर से पास हो रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स। तो यहां से अगर देखें तो जो नेट टॉर्क होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या वो इस प्लेनेट या उस स्टार के अबाउट हमेशा ही जीरो होगा। जो नेट टॉर्क की अगर बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी से पास हो रहा है, तो उस केस में जो नेट टॉर्क आएगा वो क्या हमेशा ही जीरो होगा। तो अगर इस केस में अगर टॉर्क अगर जीरो होगा यानी टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो अगर जीरो होगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू किसके बराबर, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जो अगर टॉर्क अगर हमारा जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो तो हमेशा ही जीरो होगा क्योंकि सेंटर से ही पास हो रहा है। तो उस केस में जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। मान लेते हैं किसी भी पार्ट टाइम टी पे या किसी भी टाइम पे अगर यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर है, v1, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो किसके बराबर, r1 के बराबर। जब अगर पार्टिकल सपोज इस पॉइंट पे है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किसके बराबर, v2, और ये जो डिस्टेंस हमने ले लिया वो किसके बराबर, r2 के बराबर, और इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर, v। यहाँ से अगर r वेक्टर का डायरेक्शन देखे तो यही वाला होगा r वेक्टर का डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर, और ये एंगल हमने ले लिया किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर देखे तो पॉइंट ए मान लिया इसको हमने ले लिया पॉइंट बी, और इसको हमने ले लिया पॉइंट सी। तो क्या लिख सकते हैं कि L एट पॉइंट ए इक्वल्स टू L एट पॉइंट बी और इक्वल्स टू किसके बराबर, L एट पॉइंट सी। तो जो पॉइंट ए पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर, तो स्मॉल m इंटू v1 इंटू किसके बराबर, r1 के बराबर, यही आ रहा होगा। क्योंकि जो थीटा है वो किसके बराबर, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किसके बराबर, m इंटू वी इंटू किसके बराबर, r साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर 90, तो ये m इंटू v1 इंटू r1। जो इस पॉइंट बी पे अगर देखे तो किसके बराबर, तो m इंटू वी इंटू आर इंटू किसके बराबर, साइन थीटा, और अगर पॉइंट सी पे देखे तो ये किसके बराबर होगा, तो m इंटू वी टू इंटू कितना, r2 के बराबर। तो अब एक बार देखो, इससे पहले जो भी अगर हम लोग मोशन ऑब्जर्व करते थे या जो भी क्वेश्चन अगर करते थे तो उसमें एक हमारा एनर्जी कंजर्वेशन रहता था, इसी से हमारा सवाल हो जाता था। लेकिन जब भी अगर पार्टिकल सैटेलाइट, जब भी अगर सैटेलाइट की हम बात करेंगे तो उसमें एक इक्वेशन हमारा जो होगा वो किसका होगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे एडिशनल ये यूज करना है, ठीक है। जब भी अगर सैटेलाइट की बात हो तो एक इक्वेशन कौन सा आएगा हमारा, जो एंगुलर मोमेंटम का। और दूसरा अगर देखें तो जो सेकंड इक्वेशन होगा तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है इसके ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स है कैसा, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव है तो उस केस में एनर्जी भी जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी।
तो एनर्जी अगर कंजर्व अगर रह रही है तो उस केस में क्या लिखेंगे कि एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी और इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट सी। अगर ए पॉइंट पे एनर्जी देखे तो वो किसके बराबर, तो इस केस में कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल और दूसरा कौन सा है, काइनेटिक। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर, 1/2m इंटू कितना v1 स्क्वायर, और माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना r1। जो पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या 1/2m इंटू किसके बराबर, v² और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, तो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर। और अगर पॉइंट सी पे देखे तो वो किसके बराबर, तो 1/2m इंटू v2 स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन किसके बराबर, r2 के बराबर। तो ये दो इक्वेशन जब भी अगर सैटेलाइट से रिलेटेड अगर मोशन आए या सैटेलाइट का अगर कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे दो इक्वेशन जो लिख रहे होंगे, एक एंगुलर मोमेंटम का और दूसरा कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन का। चलो लिखो इसमें, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स, लिखो सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट, gravitational force on satellite always acts towards the center of the planet, so torque due to so torque due to gravitational force will be zero, so torque due to gravitational force will be zero, and thus angular momentum will be conserved, और सेकंड एक और पॉइंट लिख लो, since only gravitational force is doing work, so total energy of the satellite will also be conserved, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केपलर्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केपलर्स लॉ। चलो अब यहाँ पे उसने ये बताया था सबसे पहले कि किसके, ये जो पाथ होगा पार्टिकल का या कोई भी सैटेलाइट जो होगा, इससे पहले यही माना जाता था कि जो अर्थ जो होता है, जो पूरा का पूरा जो हमारा गैलेक्सी है उसके अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं या जो भी स्टार जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के अराउंड। ये पहले हमें पता था, ठीक है। बाद में ये जो केपलर जो था, इसके भी जो एक टीचर थे, तो उनने पूरा का पूरा जो है होल लाइफ उनने कुछ जो पोजीशन या मोशन देखा उनने सैटेलाइट का, उससे रिलेटेड उनने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन जो किया था, उसके बिहाफ पे केपलर ने ये 3 लॉ दिए थे, ठीक है। जो उनने सारा का सारा जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके बिहाफ पे इसने ये 3 लॉ दिए। लिखा नहीं था अभी तुम लोगों ने, चलो अब देखो, तो पहला जो लॉ है उसने यही बताया था कि जो सैटेलाइट, कोई भी जो सैटेलाइट होता है, ये बाद में उसने यही बताया कि जो सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड, ठीक है। और जो पाथ होता है वो कैसा होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। तो अब एक बात देखो कि जो एलिप्टिकल पाथ होगा, तो उससे पहले ये हमने देखा, जैसे मान लिया हमने ये अगर सन के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है कोई भी प्लेनेट, तो जो एलिप्टिकल पाथ होता है, तो उस केस में जो एलिप्स जो फॉर्म होगा वहां पे सन जो होता है वो किसी एक फोकस पे प्रेजेंट माना जाता है, ठीक है।
ये जैसे हमने मान लिया यहाँ पे सन, ये एलिप्टिकल पाथ जब भी आएगा तो उस केस में दो फोकस होते हैं इसके, ठीक है। ये हमारा मान लो अगर सेंटर है, ये हमारा ओरिजिन अगर पॉइंट है, तो यहाँ पे एक फोकस इस वाले पॉइंट पे होता है और एक फोकस इधर की तरफ होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और जो स्मॉलर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब एक बात देखो, ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो होगा ये वाला ही सेमी या मेजर एक्सिस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कभी ऐसा भी हो जाएगा कि अगर मान लो ये वाला जो पार्ट है वो अगर बड़ा हो गया तो जो एलिप्स का शेप रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। क्लियर हुआ है चीज? ऐसा हमेशा नहीं है कि यही वाला जो होगा वही सेमी मेजर एक्सिस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने ये माना कि जो सन अगर प्रेजेंट रहेगा वो इस पॉइंट पे रहेगा और इसके आसपास जो होगा पूरा का पूरा जो भी प्लेनेट है या जो भी अगर दूसरा, अगर एक प्लेनेट के अराउंड अगर एक सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से इस एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। इसका जो एलिप्स से रिलेटेड जो थोड़े बहुत इक्वेशन देख लो कि यहाँ पे जो इस इक्वेशन होता है वो किसके बराबर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। ये हमने मान लिया सेमी मेजर एक्सिस ए और ये सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर, बी के बराबर, ठीक है। डिपेंड करेगा, अगर ए अगर बी से ज्यादा है तो इस केस में इस तरीके का शेप होगा, अगर बी जो है वो ए से ज्यादा है तो उस तरीके का शेप जो होगा एलिप्स का वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, इसका जो एरिया होता है, क्योंकि ये सब चीजें यूज आएंगी आगे, तो जो एलिप्स का एरिया होता है वो होता है किसके बराबर, तो पाई इंटू ए इंटू बी के बराबर। ये चीज आप ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होगा ये। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होगा ये किसके बराबर होता है, तो माइनस ऑफ ए कॉमा 0। दूसरा ये जो पॉइंट होता है वो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा 0। जो ये जो फोकस जो होता है, एक और चीज आती है इसेंट्रिसिटी बोलते हैं हम लोग, वो हर एक तरह के कर्व के लिए ई की कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन किसके, ए स्क्वायर के बराबर। और यहां से अगर देखें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर, तो ए माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है प्लस ए ई कॉमा 0 के बराबर, ठीक है। ये सारी चीजें यूज आएंगी जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ जो जो थर्ड लॉ अगर हम लोग जो डिराइव कर रहे होंगे कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो वहां पे यूज आएगा। जो मिनिमम डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें कि जो सैटेलाइट का अगर मिनिमम डिस्टेंस देखें या प्लेनेट का, तो प्लेनेट का अगर मिनिमम डिस्टेंस देखें यहाँ से तो ये किसके बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा r1, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। और ये जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस r2 के बराबर। तो जो r1 की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, r1 इक्वल्स टू, तो a माइनस ऑफ किसके, a इंटू ई के बराबर, यानी ये आएगा a इंटू 1 माइनस किसके, e के बराबर। और जो r2 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर, तो यहाँ से r2, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, तो a इंटू 1 प्लस ई के बराबर होगा। ये मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, चलो नोट कर लो यहाँ पे। और फर्स्ट लॉ लिखना, फर्स्ट लॉ लिखो, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसका नाम है द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। और लिखो इसके बारे में, ऑल प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स revolve around sun, all planets revolve around sun in elliptical path, assuming sun at one of its focus, assuming sun at one of its focus,
चलो ये हो गया। सेकंड लॉ लिखो, सेकंड लॉ लिखो, लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ लिखो लॉ ऑफ एरिया। चलो ये नोट कर लिया सभी ने, नोट करो एक। ये एलिप्स के बारे में बस इतना आप लोग याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये डेरिवेशन में भी यूज होगा और हो सकता है कुछ आगे भी क्वेश्चंस में भी यूज हो। चलो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल पाथ होगा, और एलिप्टिकल पाथ जो होगा उस केस में हमने देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। यहां से ये हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो फोकस ये जो अगर रहेगा प्लैनेट की बात अगर करें तो इसका मास किसके बराबर, कैपिटल एम ले लिया, और किसी भी टाइम टी पे जो स्मॉल एम मास या जो सैटेलाइट है वो इस वाले पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हमने ले ली, इस डायरेक्शन में है v के बराबर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक जगह पे वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो m इंटू वी इंटू आर वन, एम तो चेंज होना नहीं है, v की आर वन अगर चेंज हो रहा है तो v की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ से मान लेते हैं कि किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, तो dt टाइम में अगर हम लोग देखें तो वो कुछ d थीटा एंगल सबटेंड करेगा ये आगे की तरफ इस तरह से। ये अगर डी थीटा एंगल है और ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, आर। यहां से इनके बीच का एंगल अगर हम लोग देखें तो ये मान लेते हैं ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर। जो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर, थीटा के बराबर। अब एक बात देखो कि यहां से एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है तो ये उसकी हाइट होगी, और ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो पाई माइनस किसके, थीटा के बराबर। तो सेकंड लॉ जो बताया गया था वो इसने यही बताया था कि जो लाइन जो ज्वाइन करता है इस सैटेलाइट को और इस प्लेनेट को या सन को और प्लेनेट को, तो वो जो लाइन जो होता है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। उसने ये बताया था कि जो इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया जो स्वीप किया जाएगा या एरिया जो कवर होगा वो इक्वल कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि dt टाइम में वो कितना एंगल सबटेंड किया है, डी थीटा। तो जो डी ए की वैल्यू लिखेंगे, डी ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना, जो बेस होगा वो किसके बराबर, आर, और इंटू ये जो हाइट होगा इस हाइट h की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अब एक बात देखो, ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर, क्या v dt के बराबर होगा, क्योंकि उस dt टाइम के लिए हम लोग वेलोसिटी क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। तो ये जो अगर एंगल जो फॉर्म कर रहा होगा तो ये जो आर्क लेंथ होगा वो किसके बराबर, v dt। और v dt का क्या ये साइन कंपोनेंट होगा h, v dt का साइन कंपोनेंट तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू आर और इंटू हाइट h की वैल्यू क्या लिखेंगे, v dt साइन पाई माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं इसको। साइन पाई माइनस थीटा आएगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि v इंटू आर बाई टू और इंटू कितना, साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा, और ये किसके बराबर होगा, तो डी ए अपॉन किसके बराबर, डी टी के बराबर। और डी ए बाई डी टी यहाँ से अगर देखें तो इसको हम अगर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो m इंटू वी इंटू आर साइन थीटा अपॉन किसके बराबर, 2m के बराबर। और ये जो होगा इसका एंगुलर मोमेंटम होगा और L/2m के बराबर, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड जो लॉ था उसने यही बताया था कि जो लाइन जो ज्वाइन करता है एक सन और प्लेनेट को वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लिया ये अगर हमारा एलिप्टिकल पाथ है, तो सपोज यहाँ पे अगर सन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में अगर मान लेते हैं कि टी टाइम में अगर यहाँ से यहाँ तक ये एरिया अगर कवर किया है तो, और कोई अगर फिर से सेम टाइम इंटरवल देखे तो ये एरिया जो A1 होगा और ये एरिया जो A2 होगा ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो A1 इक्वल्स टू जो होगा वो किसके बराबर, A2 के बराबर। अगर ये पूरा का पूरा जो टाइम है अगर वो टाइम हमने सेम ले लिया तो जितना एरिया यहाँ पे स्विप करेगा टी टाइम में उतना ही एरिया यहाँ पे भी स्विप कर रहा होगा, ठीक है। नोट करो इसको, लिखो इसके बारे में।
कि the line joining the sun and planet, the line joining sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time, sweeps out equal area in equal interval of time, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब एक बार देखो, अगर इक्वल एरिया अगर स्वीप करना है तो जब इसके पास होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और जैसे ही अगर दूर जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो एक और पॉइंट लिख लो, व्हेन द सैटेलाइट व्हेन प्लैनेट विल बी नियर सन, when planet will be near sun, then its velocity will be more, and when it will be at far distance, then its velocity will be less, चलो एक और पॉइंट लिख लो, दिस लॉ इज बेसिकली अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ conservation of angular momentum, चलो ये नोट कर लिया सभी ने। लास्ट क्लास की वीडियो नहीं आई क्या हमें? अच्छा, वेंसडे वाली क्लास का अभी तक नहीं आया? चलो थर्ड लॉ लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो थर्ड लॉ। चलो अब यहां से देखो, इसको हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। तो इस केस में जैसे हमने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए प्रूफ कर लिया था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू किसके, आर क्यूब के। तो जो एक्चुअल पाथ होता है वो क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है वो तो एलिप्टिकल पाथ ही होता है। तो इसने ये बताया था कि जो अगर टाइम पीरियड जो होगा वो जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, अगर पाथ अगर कैसा हो, एलिप्स हो, उस केस में जो सेमी मेजर एक्सिस होगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो होगा। ये जैसे मान लिया हमने यहाँ पे इसका सेमी मेजर एक्सिस ए ले लिया और सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर, बी। तो उसने बेसिकली यही बताया था कि जो टी स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए क्यूब के। ए जो होगा वो क्या होगा, हमारा सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ। अगर वही पाथ अगर सर्कुलर हुआ तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ए और बी अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो वहां पे भी ये वैलिड होगा कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट के। लेकिन यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसके क्यूब के। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो पहले तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है कौन, ये सैटेलाइट, सॉरी जो प्लेनेट, या अगर सैटेलाइट का मोशन देख रहे हैं या अगर देख रहे हैं प्लेनेट का मोशन तो उस केस में सन। यहाँ पे स्मॉल एम मास का जो सैटेलाइट या प्लेनेट है वो यहाँ पे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस पॉइंट पे v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, r1, और ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर ले लिया हमने, r2। r1 की वैल्यू किसके बराबर, तो a इंटू 1 माइनस ई के बराबर, और R2 की वैल्यू किसके बराबर, तो a इंटू 1 प्लस ई के बराबर। ठीक है, तो इस केस में पहला जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा पहला जो इक्वेशन आएगा वो कौन सा, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि m इंटू v1 इंटू r1 किसके बराबर, m इंटू कितना, v2 इंटू कितना आएगा, r2। यहां से हम लिख सकते हैं कि v1 r1 इक्वल्स टू किसके बराबर, v2 इंटू कितना, r2, इक्वेशन 1। जो सेकंड इक्वेशन आता है वो कौन सा होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का। तो एनर्जी कंजर्वेशन का अगर इक्वेशन लिखे तो ये किसके बराबर, 1/2 इंटू एम इंटू वी1 स्क्वायर माइनस
जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना R1, और ये किसके बराबर आएगा, तो 1/2 इंटू एम इंटू V2 स्क्वायर और माइनस जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना R2 के बराबर, यही आ रहा होगा। यहां से अगर वैल्यू देखे तो जो R1 है वो कम है, यानी ये ज्यादा होगा। R1 अगर कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको इधर ला करके और ये 1/2 को भी उधर भेज दे रहा हूँ। तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, तो 2 इंटू जी कैपिटल M, और ये किसके बराबर 1/R1 और माइनस ऑफ किसके 1/R2 के बराबर, यही आ रहा होगा। यहां से अगर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर देखे तो V2 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, V1 स्क्वायर माइनस V2 की वैल्यू यहां से पुट करें तो V1 R1 अपॉन कितना R2, और ये इस पूरे का क्या आएगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर V1 स्क्वायर कॉमन ले ले तो V1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन कितना R2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2G इंटू कैपिटल M और इंटू R2 माइनस किसके R1 और अपॉन कितना R1 इंटू R2 के बराबर, यही आ रहा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से देखो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आएगा, तो ये किसके बराबर, तो 2 इंटू जी इंटू कैपिटल M, यहां से देखो इंटू R2 माइनस ऑफ R1, और ये R2 का स्क्वायर भी आएगा ऊपर, ये अगर इधर की तरफ भेजेंगे तो R2 का स्क्वायर अपॉन में किसके बराबर R1 इंटू कितना R2, और यहां से देखो ये आ रहा होगा कि R2 स्क्वायर माइनस ऑफ कितना R1 स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर ब्रेक करे तो ये किसके बराबर आएगा, तो R2 माइनस ऑफ R1 और इंटू R2 प्लस किसके R1 के बराबर। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा R2 माइनस R1, ये R2 से R2 कैंसिल आउट होगा। तो बेसिकली जो V1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी V1 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 2 इंटू जी कैपिटल M इंटू कितना R2 अपॉन कितना R1 और इंटू R1 प्लस किसके R2 के बराबर। यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं R1 और R2 की, ठीक है। R2 की वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा, तो 2 इंटू जी कैपिटल M इंटू R2 की जगह पे क्या लिखेंगे A इंटू 1 प्लस ई अपॉन नीचे कितना आएगा, तो A इंटू 1 माइनस किसके E के बराबर, और R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो यहां से देखो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर 2A, और नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस ए और प्लस ए, तो यहां से ये कितना आएगा 2A के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बेसिकली V1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी G इंटू कैपिटल M बाई ए और इंटू कितना 1 प्लस ई अपॉन कितना 1 माइनस ई के बराबर, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम लोग देखें, पहले एक काम करो इतना नोट कर लो एक बार, जो V1 की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई GM बाई ए स्क्वायर, सॉरी GM बाई ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। पहले नोट करो एक बार जल्दी से, नोट कर लियो। सर्कुलर पाथ के लिए हमने देख लिया था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एलिप्टिकल के लिए भी होता है जहां पे जो ए होगा वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, ठीक है। चलो हो गया। अब ये चैप्टर सही पेज से चल रहा है या ये भी उड़ ही रहा है, यही रफ्तार सही है, धीरे धीरे। चलो देखो यार हो गया। अब यहां से अगर देखें तो यहाँ एरिया जो वैल्यू आएगी a इक्वल्स टू किसके बराबर, a बाई जो t आया था वो किसके बराबर, तो l बाई कितना आया था 2m। यहां से अगर t की वैल्यू देखें तो t इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 2m इंटू ए अपॉन कितना आया था l,
जो एरिया होता है एलिप्स का वो किसके बराबर, तो पाई इंटू ए इंटू किसके बराबर बी, और अपॉन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर एम इंटू वी वन इंटू कितना आएगा आर वन, यही आ रहा होगा। तो अब यहां से अगर वैल्यू देखे तो टी इक्वल्स टू 2 पाई एम ए बी अपॉन, एक काम करते हैं ये स्मॉल एम तो कैंसिल आउट ही हो रहा था, जो वी वन की वैल्यू है वो किसके बराबर आई है, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई ए, स्क्वायर रूट ऑफ कितना जी इंटू कैपिटल एम बाई ए और इंटू 1 + ई अपॉन कितना 1 - ई के बराबर, यही आया था। और इंटू जो आर वन आएगा, आर वन की वैल्यू किसके बराबर, आर वन की जो वैल्यू लिखी थी वो हमने किसके बराबर, तो ए इंटू कितना 1 - किसके बराबर ई। यहां से अगर देखे तो कुछ छूट गया क्या, यहाँ से बी की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 पाई इंटू स्मॉल एम इंटू ए इंटू बी की वैल्यू, टू पाई एम ए बी, यहाँ से आएगा ए की पावर 1/2, ये 1 3/2, 2m a बाई एल के बराबर m इंटू वी वन इंटू आर वन, वी वन की वैल्यू यही आई है। कुछ छूट गया है क्या इसमें, a/t = L/2m, सही है। a और b की वैल्यू है, हाँ एक बार देखो, जो इसेंट्रिसिटी E लिखा था हमने, E की वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कितना आया था बी स्क्वायर बाई किसके बराबर ए स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग देखें तो ई स्क्वायर, यहां से एक काम करते हैं, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - किसके बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी जो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर 1 - ई स्क्वायर। और यहां से b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - ई स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। चलो यार यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई एम इंटू ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ए स्क्वायर आ रहा होगा, और इंटू किसके बराबर, तो 1 - ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम इंटू 1 + ई अपॉन कितना 1 - ई के बराबर। अब एक काम करते हैं, ये जो a की पावर 1/2 है इसको ऊपर भेज देते हैं, ये किसके बराबर होगा a की पावर 1/2, यहाँ पे a की पावर -1/2 है भाई, तो ये ऊपर जा करके कितना होगा a की पावर +1/2 और इंटू ये कितना होगा a इंटू 1 - ई के बराबर, a से ये a कैंसिल आउट हुआ, तो जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या वो t इक्वल्स टू जो आएगा ये पूरा का पूरा जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन सा है a, क्योंकि 2 पाई m ये 1 - ई 1 + ई ये सारा क्या है कांस्टेंट। तो इस केस में अगर देखें तो a + a/2 किसके बराबर, तो ये सबको अगर कांस्टेंट ले ले तो ये किसके बराबर आएगा 3/2 के, यानी टी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, तो k डैश इंटू कितना है a क्यूब, और यहाँ से यही होगा कि टी स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा a क्यूब के बराबर। तो ये हमारा जहाँ पे a जो होगा वो क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, तो ये एलिप्टिकल पाथ के लिए भी वैलिड होता है और कौन सा सर्कुलर के लिए, सर्कुलर के लिए पहले ही कर चुके हैं, एलिप्स के लिए ये डेरिवेशन, ठीक है। लिख लो यहाँ पे थर्ड लॉ में लिखना लॉ ऑफ पीरियड्स, द स्क्वायर ऑफ, लिखो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, द स्क्वायर ऑफ time period of revolution of a satellite on elliptical path, on elliptical path, the square of time period of revolution of a satellite, या ब्रैकेट में planet भी लिख लेना, on elliptical path is proportional to cube of
cube of semi major axis of the elliptical path, cube of semi major axis of the elliptical path। चलो ये नोट कर लिया सभी ने, करो एक बार। ये वाली क्लास कब तक होती है? चलो लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। यहां से देखो, जैसे मान लिया हमने कैपिटल एम मास ये ले लिया कोई भी सैटेलाइट या प्लैनेट का, और इसके आसपास ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और जिसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस हमने कितनी ले ली, स्मॉल आर के बराबर। तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगा, जो भी इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके बराबर। तो यहां से देखें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो यहां से अगर देखें तो f जो होगा वो किसके बराबर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना r, ये हमारा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और एफ जी इक्वल्स टू m इंटू, यहां से देखो ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई बाई कितना t, और इस पूरे का स्क्वायर और इनटू कितना आएगा r के बराबर। यहां से अगर सॉल्व करें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी, तो एफ जी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो m इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और इनटू कितना r के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर, जो होता है जो केपलर्स लॉ के थर्ड लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, k इंटू आर क्यूब, टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, तो k इंटू आर क्यूब, तो ये अपॉन में कितना आएगा, तो k इंटू आर क्यूब, और यहां से हम देखें तो एफ जी इक्वल्स टू जो आएगा वो किसके बराबर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन कितना, तो k इंटू आर स्क्वायर के बराबर। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, ये कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। और ये जो बचा हुआ जो है वो पूरा पूरा वो किसके बराबर होगा, तो g इंटू एम वन इंटू एम टू के बराबर। ठीक है, जो न्यूटन ने जो बताया था वही था कि जो f जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर स्क्वायर के। चलो लिखो अब इसके बाद, चलो यहाँ पे अब देखो एक सवाल, यहाँ पे ये हमने देख लिया कि मान लो कोई भी एक प्लेनेट या प्लेनेट ले लेते हैं, इसके आसपास एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और ये सैटेलाइट का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, सॉरी जो सर्कुलर पाथ है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर, तो टी के बराबर। टाइम पीरियड जो है वो टी है। यहां से ये दिया हुआ है जो सैटेलाइट का मास हमने ले लिया है स्मॉल एम, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी if gravitational force of attraction, if gravitational force of attraction between capital M and small m is proportional to r to the power minus of 5 by 2, is proportional to r to the power minus 5 by 2। यहाँ पे स्मॉल एम मास इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी
if gravitational force between capital M and small m is proportional to r to the power -5/2। चलो देखो यार, यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, एम, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी होगा वो किसके बराबर, एम इन टू वी स्क्वायर बाई कितना होगा, आर। चाहे अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के भी प्रोपोर्शनल हो, वो तो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही। तो यहाँ से हम जो लिखेंगे एफ जी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एम इन टू वी स्क्वायर बाई कितना, आर, और ये किसके बराबर होगा, तो ये प्रोपोर्शनल किसके, आर टू द पावर -5/2 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो के अपॉन कितना, आर टू द पावर 5/2 के बराबर, यही आएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, के अपॉन कितना, आर टू द पावर 5/2 के बराबर। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, तो के इंटू आर अपॉन एम इंटू आर टू द पावर क्या आएगा, 5/2। यानी बेसिकली जो v इक्वल्स टू आएगा वो किसके बराबर, तो ये k बाई एम और इंटू कितना आएगा 1 - 5/2, यानी किसके बराबर, तो नीचे आएगा r टू द पावर कितना 3/2 के बराबर। यहां से अब देखो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई इंटू स्मॉल r अपॉन किसके, v। 2 पाई इंटू स्मॉल r अपॉन v यानी 2 पाई इंटू स्मॉल r, ये क्यू सॉरी रूट आएगा ना, ये टू द पावर कितना है 1/2। तो 2 पाई इंटू स्मॉल r अपॉन v की वैल्यू पुट करें तो नीचे आएगा, तो यहां से ये किसके बराबर आएगा, तो √m बाई के और इंटू r टू द पावर किसके, ये जो आएगा 3/2 और 3/2 का रूट आएगा, यानी पावर किसके बराबर 1/2 के बराबर, यही आ रहा होगा। यहाँ से अगर देखिए तो t इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो k डैश और इंटू r, और वो किसके बराबर आएगा, तो 3/4 r इंटू कितना आ जाएगा 3/4 के, तो ये कितना आएगा 7/4 आंसर था। तो t इक्वल्स टू किसके बराबर, तो k इंटू आर टू द पावर कितना आएगा 7/4। चलो अगला सवाल लिखो। A satellite is revolving. A satellite is revolving. A satellite is revolving. यार सही है ना, इसमें कुछ कहाँ रूट बोल रहे हो यार तुम लोग, इसको यार के डैश ले लेना, कोई दूसरा कौन सा, और कहीं रूट तो नहीं आ रहा है ना भाई, सही तो है। चलो लिखो, a satellite is revolving around earth in a circular orbit. A satellite is revolving around earth in a circular orbit of radius small a with velocity v naught, of radius small a with velocity v naught. A particle is projected from the satellite. A particle is projected from the satellite in forward direction with relative velocity v equals to square root of 5/4 minus 1 v naught के। यहां से देख लो, with relative velocity square root of 5/4 minus 1 v naught, नहीं -1 तो बाहर है ना। Find minimum and maximum distance. Find minimum and maximum distance of the particle from the center of Earth. From the center of Earth.
फर्स्ट लाइन क्या है क्वेश्चन का? एक पार्टिकल है स्मॉल एम मास का, वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वहां से उसके रेस्पेक्ट में हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा बुकलेट भाई। पाथ कैसा होगा पार्टिकल का? क्यों होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है। जो सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है वो कितने से? v0 से कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे कर रहा है। अब हमने देखा कि एक पार्टिकल जो उससे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में कितने से कर रहे हैं, तो √5/4 - 1 × v0, यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो पाथ कैसा होगा? एलिप्टिकल ही होगा, आउटर एलिप्स होगा, क्योंकि ऑर्बिटल से ज्यादा है। अब एक बात देखो, ये हमने ले लिया अर्थ, और यहाँ पे ये सैटेलाइट जो है वो ऐसे पाथ पे रिवॉल्व कर रहा था, ये सर्कुलर पाथ है। यहाँ से ये इधर की तरफ v0 से था, और इसका रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है? a के बराबर, ठीक है। जैसे ही अगर इससे अगर एक पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट करेंगे, तो जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में यानी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में हमने इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर? क्या v + v0, यही आएगा ना। इसके रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने v से प्रोजेक्ट किया है, तो एक्चुअल वेलोसिटी उसकी किसके बराबर? v + v0 के बराबर। तो यहां से अगर देखें तो जो सैटेलाइट जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी वो v + v0 के बराबर। और अगर v + v0 की वैल्यू देखें तो v + v0 इक्वल्स टू किसके बराबर? तो ये आ जाएगा √5/4 v0 के बराबर, ठीक है भाई। और ये क्या है? ग्रेटर देन किससे है? v0 से। अगर ग्रेटर देन v0 से है तो जो पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा? एलिप्स होगा। ये इस तरीके का एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा होगा, और ये जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा? मैक्सिमम। मान लिया किसके बराबर? स्मॉल r के बराबर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v + v0, यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर? तो मान लेते हैं कितना, ये v1 के बराबर, ये v1। यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेते हैं किसके बराबर? v1 के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे बताया था कि जब भी अगर पार्टिकल एलिप्टिकल पाथ पे मूव करे, दो इक्वेशन लिखना अपने को। एक कौन सा? एंगुलर मोमेंटम, दूसरा कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये पॉइंट हमने ले लिया A, और इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं B के बराबर। तो क्या LA इक्वल्स टू किसके बराबर? LB के बराबर। और LA की वैल्यू किसके बराबर? तो M × V + v0 और इंटू कितना आएगा? A। और ये किसके बराबर होगा? तो यहां से M × v1 इंटू किसके बराबर? R के बराबर, यही आ रहा होगा। यहाँ से v + v0 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो √5/4 v0 इंटू A इक्वल्स टू v1 की वैल्यू कितनी? तो निकालनी अपने v1 इंटू R। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? 2। तो दूसरा इक्वेशन जो आएगा वो किसका आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का अगर देखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन यानी एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे अगर एनर्जी देखें तो कितना आएगा? तो 1/2 m इंटू किसके बराबर? v² की वैल्यू डायरेक्ट अगर पुट करें तो ये कितना आएगा? तो 5/4 इंटू कितना आएगा? v0², यही आ रहा होगा। 1/2 इंटू m इंटू v² की वैल्यू कितने? v + v0 का स्क्वायर, 5/4 v0। जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो G स्मॉल m अपॉन कितना? A इक्वल्स टू जो पॉइंट बी पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? तो 1/2 इंटू m इंटू v1²। और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -(G) M स्मॉल m अपॉन कितना?
r के बराबर। यहाँ से जो v1 की वैल्यू उठा के पुट कर दो r के टर्म में, वहां से वैल्यू r की निकल जाएगी, वहां से एक बार सॉल्व कर लेना। ये सॉल्व कर लोगे एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ये हो जाएगा सॉल्व। एक बार सॉल्व करके आप लोग फाइनल आंसर कल निकाल के ले आना।